हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो आप लोगों के रेफरेंस पॉइंट है, जिसमें से आप लोगों का 70 बीपीएससी के जो प्रश्न है कि किस तरह के प्रश्न आपके टीआरई 4.0 के अंदर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अगर ये क्वेश्चन सेट किए हैं तो उनके दिमाग में या उनके एग्जामिनर्स के दिमाग में किस तरह के प्रश्न है, कैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों की टीआरई 4 में आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप पूरे के पूरे 150 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर ले, एक बार देख लीजिए और एक्सप्लेनेशन के साथ में देखिए, जो उनके ऑप्शन है उनको भी समझिए। तो ये लेक्चर जिस बच्चे ने भी पूरा देख लिया उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑप्शंस में जो चीजें दी गई है उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है वो हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली यहाँ पर में बच्चे जो है वो जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर में इस बात को आपको समझना है कि जो बाकी के ऑप्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी ऑप्शंस भी समझा दूं तो मुझे बता दीजिएगा हाथ ऊपर करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर मैं आप लोगों के जो है फ्रेंड्स रिस्पॉन्स आते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं संविधान के किस संशोधन द्वारा, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। देखिए ये पेड क्लास की स्लाइड है हमारी। ठीक है, 104 नंबर का संविधान संशोधन जो था 2019 का, उसके जरिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग थे, ठीक है, उनको क्या किया गया है, उनको जो लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता था उसको खत्म कर दिया गया है। आप डायरेक्ट देख सकते हो पेड क्लास की स्लाइड, डायरेक्टली। और यहाँ पर मैं पूरा आपको समझाया था डिटेल के अंदर में। जिस बच्चे ने पढ़ के गया होगा पेड क्लास से, टीआरई 4 की क्लास से, वो आराम से करके आया होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर मैं समझा भी रहा था कि अध्यादेश का क्या महत्व होता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था, सब कुछ। तो यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 104 नंबर का। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं बाकी के ऑप्शंस भी आपको करवा दूं तो प्लीज एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक कर देंगे और हाथ ऊपर कर दीजिए सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से। जल्दी से मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोगों का कितने लोग चाहते हैं। ओके चलिए, तो मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो 108 नंबर का संविधान संशोधन है आप लोगों का, ये किससे रिलेटेड है, वुमेन रिजर्वेशन से, महिला रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। मैं क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूं आप लोगों को? अगर जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला भी एक सेशन लगा दूंगा। तो पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने। तो 108 नंबर का वुमेन रिजर्वेशन लिखते जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, लिखते जाइए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक जो है आप लोगों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का क्या है, देखिए बांग्लादेश के साथ में हमारा कुछ भूमि का विवाद था। कुछ भूमि ऐसी थी, ठीक है, बांग्लादेश बोल रहा था कि वो हमारी है, और कुछ भूमि ऐसी थी जो हम बोल रहे थे कि बांग्लादेश के ऊपर में कि वो हमारी है। तो हमने क्या किया, हमने उनके साथ में समझौता कर लिया कि भाई एक काम करते, जो चीजें तुम मांग रहे हो वो हम तुमको दे देते, जो हम मांग रहे तुम हमको दे दो। तो ये क्या हो गया, भूमि का अदली बदली हो गई। थोड़े से कुछ छोटी सी भूमि थी, दोनों की अदली बदली हो गई। आप मुझे बताइए, झगड़े को इस तरीके से आसानी से समझा लेना चाहिए कि नहीं सुलझा लेना चाहिए? जल्दी बताइए कितने लोग मानते हैं कि ये बात सही थी कि जो है मसला जो है उसको सुलझा लेना चाहिए? तो 2015 के अंदर में, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया ने, बांग्लादेश प्लस इंडिया जो है उन्होंने अपने मुद्दे को जो है आपसी सहमति से सुलझा लिया। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे ही सुलझा लेना चाहिए। आर्टिकल नंबर 102 क्या है, संविधान संशोधन नंबर 102। मैंने आप लोगों को पेड क्लास में जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पढ़ाया तो उसके अंदर में बताया था मैंने कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाने के लिए, ठीक है, जो ओबीसी ईबीसी ये सारे जो लोग हैं ना आप लोगों के, इन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कमीशन बनाया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल नंबर 338 बी और 342 बी, ये 2 आर्टिकल जोड़े गए और इसके जरिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जोड़ा गया। ये अब चारों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि चारों में क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों के लिए बना देंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कौन से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटों का आरक्षण कौन से वाले इससे समाप्त कर दिया गया था, जल्दी से लिख देंगे आप लोग कमेंट करके। ओके चलो, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सेशन जिस बच्चे ने पूरा देख लिया वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? और ये क्वेश्चन तो भाई इतने बार आपको याद करवा चुका हूं मैं, ठीक है, कि आप लोग इसके साथ साथ में बाकी के क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते थे। बिहार स्पेसिफिक हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, तो भारत की बिहार की जो सेक्स रेशियो है वो आपको बताना है।
अब मुझे आप लोग ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां पर में बिहार में, और सबसे कम सेक्स रेशो कहां है? पेड वाले बच्चे बता सकते हैं, कोशिश करो यार। 918 है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 जो है लड़कियां है बिहार के अंदर में। ये आप लोगों को याद रखना था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, आप लोगों को यहाँ पर में बताया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी है लड़कियां, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर में एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को ये तो बताया ही है, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया है कि कौन से जिले के अंदर में ज्यादा है, कौन से जिले के अंदर में कम है, ठीक है। बिहार के अंदर में आप लोगों को ये बताया है कि भाई सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले के अंदर में, सबसे कम लिंग अनुपात कौन से जिले के अंदर में है। ओके, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को हम लोगों ने इसके अंदर में की हुई है। आप लोग कोशिश करिए सबसे ज्यादा कहां पर में। एकमात्र जिला ऐसा है बिहार का जिसके अंदर में 1000 से ज्यादा है, ठीक है। एकमात्र जिला जहां पर में 1000 से ज्यादा जो है सेक्स रेशो है, वो बताइए कौन सा वाला जिला है आपका, ठीक है। तो ये बताते रहेंगे आप लोग। देखिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ है आप लोगों का फ्रेंड्स की साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। सेक्स रेशो के आधार पर भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि कौन कौन सा जिला है आप लोगों का। तो गोपालगंज जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज जो है ये सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वाला जिला है। हर 1000 लड़कों के मुकाबले में वहां पर में 1021 लड़कियां है, ठीक है, गोपालगंज के अंदर में। अच्छा, एक दो पॉइंट और बताता हूं आपको, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। लिंगानुपात में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में बिहार के अंदर में 918 लड़कियां है। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 से 6 साल के बच्चों के मामले में, तो हर 1000 लड़कों बच्चों के मुकाबले में बच्चियां कितनी है, तो 935 है। कितने लोगों के, आप लोगों में से कितने लोग जो मैरिड है, ठीक है, उन लोगों के, ऑब्वियस बात है मैरिड होने के बाद में ही मिलेगा आप लोगों को बच्चा बच्ची, ठीक है। तो बच्चा बच्ची में से कितने लोगों का लड़का है और कितने लोगों की लड़कियां है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है। सर लड़की कम है तो शादी कैसे होगी, होगा। अर्णव ठाकुर तुम्हारी हो जाएंगी, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तुम रेगुलर लेक्चर देखते हो, तुम्हारी हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पटना में है, सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा पेड क्लास से पढ़ाया हुआ था आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर में अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ठीक है, इतना बड़ा नाम है इसका, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, पूरे मोहल्ले का नाम एक ही साथ रख लिए है, को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। बताइए कौन से देश का जो है नियुक्त किया गया है, जल्दी बताएंगे आप लोग। लोग दो दो कर रहे हैं सर, भाई मत करो यार, एक एक ही करो, पहले लड़कियां कम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, देखिए आपकी ये पेड क्लास टीचिंग परीक्षा की अप्रैल का करंट अफेयर पार्ट 2 जो है पेड क्लास का, देखिए यहाँ पर में दानी सर पढ़ाते हुए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहा के राष्ट्रपति, कहा के प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी है, ठीक है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, ये भी आपको बताया था, और देखिए क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को इसके ऊपर में बेस्ड मैंने, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन ये बना हुआ है आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि डायरेक्टली क्लास से है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अगर टीआरई 4 में अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है और आपको लगता है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे, तो आप टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स से जुड़ सकते हो। ओके, तो ये वो क्वेश्चन था आप लोगों को, आप देख सकते हो यहाँ पर में। आप देखिए अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो है वो कुवैत के प्रधानमंत्री बने। इससे एक और चीज समझ में आती है कि कुवैत क्या है आप लोगों का, कुवैत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। क्या पता ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर पूछ ले आप लोगों से। 1800 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं केवल 8 मिनट के अंदर में, 1300 प्लस लाइक्स हो गए। जल्दी जल्दी से इस सेशन, इस लेक्चर के खत्म होते होते आप लोगों का 1500 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर क्या होगा जी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, कुवैत की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, राजधानी, ठीक है। जल्दी बताइए राजधानी कौन सी है कुवैत की, जल्दी से कमेंट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था और क्यों मनाया था, ये भी कमेंट करके बता देना आप लोगों ने। केवल 8 मिनट के अंदर अंदर में 1800 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, ठीक है। और यहाँ पर में फ्रेंड्स 1500 लाइक से हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है वो लोग हाथ ऊपर कर देंगे, मतलब उन लोगों ने यहाँ पर में अपना अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। चैट रेट भी बहुत हाई चल रहा है, कुवैत सिटी कुवैत सिटी कुवैत सिटी, आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर में मुस्लिम लीग ने जो है आपका डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। कब आया था, लिखो
मार्च 1946 के अंदर में आया था, मार्च 1946 में। उसके फेल हो जाने की वजह से, उसकी विफलता के वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मतलब उन्होंने हंगामा कर दिया, तोड़फोड़, ठीक है, आगजनी हो गई थी, कलकत्ता में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन आपका पेड क्लास का, ठीक है, कैबिनेट मिशन के फेल हो जाने की वजह से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, डायरेक्टली। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को, 1946 को। कई सारे बच्चे जो है 47 46 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। ओके, और क्यों मनाया था, कैबिनेट मिशन के फेल हो जाने के कारण। ये प्लीज लिख लो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा। आप लोगों के टीआरई 4 के अंदर में, आप लोगों को केवीएस के अंदर में, डी ट्रिपल एसबी के अंदर में, सुपर नेट के अंदर में, हर जगह पे ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कौन से वाले से, इसके वजह से कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 के अंदर में ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, इसकी विफलता के वजह से 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। 1500 लाइक्स के, एक लाइक्स दूर है हम लोग, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड, जल्दी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू किया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, कैबिनेट मिशन कब आया था, तारीख लिख देंगे, देखो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, और तारीख आप लोग यहां पर मैं डेट यहां भी लिख दोगे, ठीक है। और यहां पर मैंने आप लोगों को ईयर एंड मंथ बोला था, वो भी आप लिख दोगे। ये ही आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, बाकी लोगों से आगे बढ़ा देगा आप लोगों को। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोपोलिस है, ठीक है, क्या है टेक्नोपोलिस। अब यहां पर मैं एक शब्द से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं, व्हाट इज मीन बाय टेक्नोपोलिस। देखिए, टेक्नोपोलिस का मतलब होता है एक ऐसा शहर, ठीक है, जहां पर में टेक्नोलॉजी के बल पर बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, ठीक है, वहां पर में बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, तो उसको टेक्नोपोलिस बोला जाता है। हमारे भारत के अंदर में भी एक टेक्नोपोलिस है, बेंगलुरु, ठीक है। अब इनमें से बताना है आप लोगों ने कि कौन सा वाला टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस का मतलब होता है जहां पर में बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर है। देखिए, लंदन, पेरिस, मॉस्को, ये बड़े बड़े शहर है, लेकिन वहां पर में टेक्नोलॉजी को लेकर या बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वो नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है टेक्नोपोलिस के मामले में, वो है सिलिकॉन वैली, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। यहाँ पर में गूगल का हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर में आपको माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा, आप लोगों को फेसबुक का हेडक्वार्टर मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर में। तो टेक्नोपोलिस, ठीक है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है, सिलिकॉन वैली, यूएसए, कैलिफोर्निया के अंदर में। भारत का टेक्नोपोलिस अगर आप लोगों को बोला जाए तो वो हो जाएगा बेंगलुरु, आप लोगों का बेंगलुरु, ठीक है। तो टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली कहां पर में, ये क्वेश्चन अगले बार बन सकता है आप लोगों का, यूएसए के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, यूएसए के अंदर में है टेक्नोपोलिस, कैलिफोर्निया के अंदर में। यहां पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर में सिलिकॉन वैली, यहां पर में बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पूरा लेक्चर जिस बच्चे ने देख लिया वो आगे बढ़ जाएगा। 12 मिनट के अंदर में 2200 बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 1650 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब आपको पसंद आ रहा है लेक्चर। पूरा लेक्चर देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सैयद मोहम्मद बहादुर, ठीक है, एसपी सिन्हा, सैयद हसन इमाम, आर एस मधुलकर। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर एन मधुलकर जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में क्या थे, 1912 के पटना सेशन के अध्यक्ष थे। ओके, बिहार के अंदर में आजादी के पहले कितने सेशंस हुए हैं ये भी आपको बताना है, जल्दी जल्दी से ये भी बताते जाएंगे आप सभी लोग। ये देखिए आप लोगों का पेड क्लास, ओके, बांकीपुर पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1912 के अंदर में सेशन हुआ था, ये आप लोगों ने देखा। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, आर एन मुधोलकर, ठीक है, ये अध्यक्ष थे पटना के 1912 के अधिवेशन के। 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे गया के अंदर में, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो 1922 के अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गया में हुआ था। ओके, 1940 के अंदर में रामगढ़, जो अब झारखंड का पार्ट है, उस समय बिहार का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये देखिए नेशनल मूवमेंट पार्ट 1 जो है हमारी पेड क्लास, उसका लेक्चर है आप लोगों का, उसी का पार्ट है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच 2 आ रही है। जो बच्चा आज और कल के अंदर में जो है वो एनरोल कर लेगा, वो बच्चा, उसको पुरानी बैच प्लस न्यू बैच दोनों बैच मिल जाएंगी। अदरवाइज उसके बाद में जो एनरोल करेगा उनको केवल और केवल न्यू बैच के अंदर में एनरोल किया जाएगा। तो आप लोगों के पास में मौका है, जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, नीचे में एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उसमें से जुड़ सकते हो, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दो, या डायरेक्ट टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाकर भी ले सकते हो आप लोग।
ओके ओके तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स 1922 का सेशन, 1912 का सेशन, सारा का सारा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में, आप लोग देख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में, ठीक है, असम पर शासन किया था? हर्षवर्धन के समय में। ये हर्ष मतलब कौन है? हर्षवर्धन। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारा भारत के अंदर में वर्धन वंश का शासन था, हर्षवर्धन उनके आखिरी शासक थे। हर्षवर्धन जब भारत के इस इलाके के अंदर में शासन कर रहा था, उत्तर भारत के अंदर में, ठीक है, उस समय में आसाम पर कौन शासन कर रहा था? ठीक है, तो उस समय में आसाम के ऊपर में शासन कर रहा था भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आपको दो चीजें बता दूं, प्लीज इसको याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता रहा हूं। देखिए, अगर आपसे बोला जाए हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो पहले उसकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। थानेश्वर लिखो सभी लोग, थानेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थानेश्वर उसकी राजधानी थी। बाद में उसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लिया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत प्रबल संभावना इसकी पूछे जाने की। ठीक है, ये हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कन्नौज में शिफ्ट कर लिया था, कन्नौज के अंदर में। प्लीज इसको लिख लेंगे सभी के सभी लोग, थानेश्वर से कन्नौज के अंदर में। थानेश्वर हरियाणा के अंदर में मिलेगा आपको, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलेगा। थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लिया था? कन्नौज के अंदर में। एक और चीज, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत के अंदर में आया था, उस चीनी यात्री का नाम क्या था? जल्दी बताइए। ठीक है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था? वैन सांग। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, वैन सांग जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ओके, वैन सांग जो है वो आया था भारत के अंदर में, वैन सांग। ठीक है, वैन सांग ये भारत के अंदर में आया था, और इसकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? उसकी बुक का नाम था सी यू की, सी यू की। ठीक है, सी यू की। ठीक है, सी यू की इसकी पुस्तक का नाम था, वैन सांग का नाम था। अच्छा, ये सब जानकारी हमको कहां से मिली? ठीक है, ये सब जानकारी मिली हमको हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि था, ठीक है, उसका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, मैं पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, कि पूरा का पूरा जो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसके ऊपर मैं एक रिवीजन क्वेश्चन लगा दूं आप लोगों के लिए, रिवीजन क्वेश्चन के ऊपर मैं सेशन ले लूं, तो हाथ ऊपर कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए सेशन लगा दूंगा। ये हर एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो बच्चा पूरा देखेगा उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, बाण भट्ट। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चरिता, हर्ष चरिता, हर्ष चरिता। ये पुस्तक उसने लिखी थी संस्कृत भाषा के अंदर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर में। तो इस हर्ष चरिता नाम की पुस्तक के अंदर में, ये जो बुक है आपकी, उसके अंदर में हमको ये सब जानकारी मिलती है कि भाई बाण हर्षवर्धन के समय में असम पर शासन भास्कर वर्मन कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, 17 मिनट के अंदर में 1867 लाइक्स हो चुके हैं केवल और केवल। हम लोग कुछ 140 के करीब जो है फ्रेंड्स, हम लोग 140 से भी कम लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक्स को पार करने में। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पर में कर देगा। और जितने बच्चे चाहते हैं कि एक सेशन ऐसा लगा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर में हाथ ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का लाइक्स होते जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को चाहिए यहाँ पर में। जी हाँ, न्यू बैच बाइलिंगुअल होंगी आपकी। ठीक है, और जो बच्चा आज और कल के अंदर अंदर में जो है इसको कर लेगा, ठीक है, उन बच्चों को हम लोग जो है दोनों बैच दे देंगे, बैच 1 और बैच 2 दोनों के दोनों। अदरवाइज उसके बाद वाले जो बच्चे रहेंगे उनको केवल और केवल न्यू बैच मिलेंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा वाला कृत्रिम बंदरगाह है ये बताएंगे आप लोग। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, एक ऐसा बंदरगाह जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक तौर पर नहीं था। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी दी हुई है। कितने लोग को याद है कि ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है फ्रेंड कई जगह पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, विशाखापट्टनम एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है आप लोगों का, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। चेन्नई जो है आप लोगों का एक आर्टिफिशियल मानव निर्मित बंदरगाह है। तुती कोरिन कोच्चि जो है आपका आर्टिफिशियल बंदरगाह है। मैंगलोर आर्टिफिशियल बंदरगाह है आप लोगों का। तो अभी इनमें से आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। मार्मुगांव जो है ये कहां पर में है? गोवा में है। ठीक है, ये देखो, ये भी याद कर लो आप लोग कौन सा वाला कहां पर में है। ये कहां पर में है? गोवा के अंदर में है। मुंबई पोर्ट कहां पर में होगा भाई? कौन से राज्य के अंदर में होगा बता दो आप लोग। कोच्चि कौन से राज्य के अंदर में होगा? चेन्नई कौन से राज्य के अंदर में होगा? ठीक है, तो बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों से बोला गया है कि एक आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर में इसका पार्ट है आप लोगों का। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में
वो आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं मैंगलोर जो है आप लोगों का, मैंगलोर जो है आप लोगों का एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है आपका, तूतीकोरिन आर्टिफिशियल है, कोचिन नहीं है, ठीक है, मुंबई नहीं है, और गोवा का मार्मुगांव भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई इज द आंसर, ठीक है। मेरे को बताते जाएंगे, और जल्दी से जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम स्पीड में, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे में भी इसी तरीके से जो है फ्रेंड सेशंस आप लोगों को मिलते रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये पॉइंट पढ़ा दूं क्या? देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग परमिशन देते हो, अगर मैंने ये पढ़ा दिया, आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। 2-3 मिनट की बात है, लेकिन आप लोगों का एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर कर दो एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। अगर आप लोग चाहोगे तो ही पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कोच्चि बंदरगाह की, तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये जल्दी से आप लोग याद रख लोगे, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चेन्नई बंदरगाह को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है डायरेक्टली? ये हमने बनाया है आप लोगों के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसके अनुसार। जल्दी से बताइए कौन सा बंदरगाह है जिसको हजीरा के बंदरगाह को जो है आप लोगों का जो है ना, हजीरा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के पश्चिम द्वार के रूप में किसको जाना जाता है? भारत के दक्षिण के प्रवेश द्वार अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह है आप लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कोच्चि बंदरगाह कहां पर में, केरल के अंदर में। कांडला बंदरगाह कहां पर में, गुजरात के अंदर में। मैंगलोर बंदरगाह का है कर्नाटक के अंदर में। मोरमुगांव बंदरगाह कहां पर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर में आप लोगों का, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। पारादीप बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पारादीप पोर्ट कहां पर में है? पारादीप पोर्ट, जल्दी से आप लोग यहां से देखकर आंसर करेंगे। पारादीप पोर्ट कहां पर में है? पारादीप पोर्ट कहां पर में, जल्दी से लिखो। यहां पर में आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा ये सारा का सारा। ओके, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देशों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? देखिए इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो है आप लोगों का, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का मतलब होता है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, जल्दी बताइए। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की मदद से आप लोग जो है क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, चलिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आंसर लगा रहे हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। प्राइस क्या है बैच का, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, और जितना प्राइस है ना उससे भी कम इसके अंदर में आप जो है आपका आप जो है जब पहली सैलरी आएंगी ना आपकी, तो उसके अंदर में ऐसे जो है आप 40 कोर्स खरीद पाओगे, इतनी आपकी तो पहली सैलरी आ जाती है। तो आप रिस्क ना लेते हुए, ठीक है, वो करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 देश ऐसे थे जिन्होंने या तो उसके खिलाफ वोट किया या तो उसके अंदर में अनुपस्थित रहे वो लोग, ठीक है। तो देखिए सिक्योरिटी जनरल का जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है हमारी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन है, वो यूनाइटेड नेशन का फुल फ्लैश मेंबर बनना चाहता है, फिलिस्तीन, ठीक है। तो उसको जो है उसके फेवर के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या मिले, कितने वोट मिले, 12 वोट मिले, ठीक है, 12 वोट मिले इसके फेवर के अंदर में, ठीक है। निगेटिव वोट कौन कौन सा मिला इसको, जो है यहाँ पर में आप लोगों का स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये आप लोगों के क्या रहे यहाँ पर में, एब्सटेंट रहे आप लोगों के। यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसने यूनाइटेड स्टेट्स ने निगेटिव वोट डाला, मतलब अगेंस्ट में डाला, यूएसए ने अगेंस्ट में डाला, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो बोला है हमको इस भसर में पढ़ना ही नहीं है भाई, ठीक है, हम एब्सेंट रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने भी बोला हम एब्सेंट रहेंगे, ये लोग एब्सेंट रहे, एब्सटेंड,
एब्सटेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों का? एब्सटेंट का मतलब होता है कि भाई गए ही नहीं वो लोग, वो उसके अंदर में उठ के चले गए, वोटिंग हो रही थी, यूएसए ने उसके निगेटिव में डाला। अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने निगेटिव में डाल दिया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आप लोगों से मैंने जो सवाल पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर में सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप लोगों का आंसर जो है जल्दी जल्दी से आ जाना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। लिखो जल्दी से, 15 मेंबर। इनमें से 5 जो है परमानेंट होते हैं, परमानेंट हमेशा रहते हैं, परमानेंट। और 10 जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। ठीक है, टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, इनका 2 साल का कार्यकाल रहता है, हर 2 साल में वो चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा रहेंगे। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। चलो मैं आपको आने वाली एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ पूरा का पूरा कि भाई कौन कौन से बनने वाले हैं करके क्वेश्चन आप लोगों के। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे सेशन को, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो तो ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता जाऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, हर बच्चे ने रिस्पॉन्स देना है और हर बच्चे ने शेयर करते रहना है। तो भाई आप लोगों को याद रखना है यूएसए, ठीक है, चाइना, ठीक है, फ्रांस, रशिया, ठीक है, रशिया और यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया। बताइए एक कौन सा देश है जो आप लोगों को यहाँ पर में छूट रहा है, जो परमानेंट मेंबर है इसका? यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है इसका परमानेंट मेंबर है, ये 5 परमानेंट मेंबर है, 5, पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर के नाम याद रख लेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में, मतलब सेंट्रल बजट जो था आपका, उसके अंदर में आपका आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो कौन सा वाला तेल बीज है जिसको शामिल नहीं किया गया है? तो एग्रीकल्चर के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपका आत्मनिर्भरता के अंदर में आप लोगों का सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, सरसों, सोयाबीन, ठीक है, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, इसके ऊपर में ध्यान दिया गया है। कौन सा वाला इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो नारियल के ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया। ओके, नारियल, नारियल पे, कोकोनट पे ध्यान नहीं दिया गया है आप लोगों का। तिल के ऊपर में दिया गया है, सोयाबीन पे दिया गया है, ग्राउंड नट के ऊपर में, मूंगफली के ऊपर में दिया गया आप लोगों का। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए आत्मनिर्भरता। ठीक है, हमें इन सारी चीजों पे आत्मनिर्भरता लेकर आना है। कौन कौन से आप लोगों के? सरसों के अंदर में, सरसों के तेल के अंदर में, सरसों के बीज पे, मूंगफली में, तिल में, सोयाबीन में और सूरजमुखी में। यहां पर मैं कहीं पे भी आप लोगों को कोकोनट या नारियल दिख रहा है क्या? नहीं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 आप लोगों के जिनके ऊपर में ध्यान दिया गया तिलहन आत्मनिर्भरता लाने के लिए, लेकिन इसमें नारियल नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि नारियल है या नहीं करके, तो अब अगले बार से याद रख लेना, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इनके तेल के अंदर में लेकर आना है हम लोगों ने आत्मनिर्भरता, ऑयल सीड्स के ऊपर में। ठीक है, नारियल नहीं है आप लोगों का आंसर, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी टीचिंग परीक्षा के अंदर में हमने आपको जो ई बुक प्रोवाइड की है, टीचिंग परीक्षा के 4.0 की बैच के अंदर में ई बुक आपको जो प्रोवाइड की है, ठीक है, उस ई बुक के अंदर में इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है आपके, बहुत अच्छे से इसको पूरा का पूरा दिया हुआ था आपको। ठीक है, कि कौन 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 सी पोस्ट के ऊपर में होता है। ओके, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल प्लीज हमारी उस ई बुक को जो है यहाँ पर में आप सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि हम लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के बच्चों को दिखा सके। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पेशवा का मतलब क्या होता था मराठा साम्राज्य के अंदर में? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री टाइप का इंसान। ठीक है, बी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगे आप लोगों की, बी की जोड़ी। अच्छा, मोर देन 1 ऑफ दी अबव का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर में। ठीक है, बी की जोड़ी 1 के साथ में लगेंगे आप लोगों की, तो यहाँ पर में आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर ए हो जाएगा, ए के अलावा आपका आंसर हो ही नहीं सकता था आप लोगों का। उसके अलावा अगर मैं बताऊं, ठीक है, सचिव, तो सचिव का मतलब होता था पत्राचार करने वाला प्रभारी आप लोगों का। सामंत का मतलब क्या होता था? सामंत, ठीक है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि सामंत का मतलब क्या होता था। ठीक है, ओके, तो सचिव या सेक्रेटरी जो होता था, ठीक है, उसके एक तो काम था करस्पॉन्डेंस करना, ठीक है, सारे मामलों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट के बीच में पत्राचार और बातचीत को फैलाना, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन सही रहे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, सामंत का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? यहाँ पर में हो जाता था, ठीक है, विदेश मंत्री, और अमात्य का मतलब होता था वित्त मंत्री, यहाँ पर में डी की जोड़ी 3 के साथ में। ओके, ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप देख सकते हो, पेशवा मतलब होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, सारी मेन जिम्मेदारी इसी के पास में थी। पेशवा, अगर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी, कितने लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी है यहाँ पर में? ठीक है,
ओके, सारी की सारी बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आप 1 to 5 की पीआरटी ले लो, 6 to 8 ले लीजिए आप लोग, 9 10 ले लीजिए आप लोग, जनरल स्टडीज का ले लीजिए, सारा का सारा अवेलेबल है। ठीक है, जल्दी से। ओके, चलिए मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ यहाँ पर। मैं देखिए सचिव के या ठीक है उसको शुरूनवीस भी बोलते थे। सचिव जो है शाही आदेश और पत्राचार के लिए जिम्मेदार होता था। अमात्य जो है जिसको मजूमदार भी बोलते थे, ये वित्त मंत्री के रूप में होता था आप लोगों का, तो अमात्य की जगह पे मजूमदार भी आ सकता है। पेशवा प्रधानमंत्री आप लोगों का। ठीक है, सर ए नौबत या सेनापति जो है वो सेना और रक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बताऊं, पंडित राव, ठीक है, पुजारी और धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। ओके, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बोलते थे उसको, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। वाकिया जो है आप लोगों का वाकिया नवीस, ये क्या होता था, गृह मंत्री, आंतरिक मामलों का मंत्री, वाकिया नवीस। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, अगर यहाँ पर में हम जो है अगले क्वेश्चन तक, जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, अगर हम 2500 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं अगले क्वेश्चन तक, ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर बेसिक क्लास लगा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, चलिए, पंत प्रधान, पेशवा, पंडित राव, ठीक है, दानाध्यक्ष और धार्मिक मामलों का मंत्री, न्यायाधीश, काजी उल उजत, ठीक है, सुमंत, दवीर, अमात्य, मजूमदार, ये सारे उनके जो है वो उपनाम थे। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। ठीक है, कौन कौन सी चीजों के अंदर में वृद्धि देखी गई आप लोगों की, आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है फ्रेंड्स घोषणा है आप लोगों के लिए, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जो गुड्स है आप लोगों के, उनके अंदर में आप लोगों की क्या गई, देखी वृद्धि देखी गई। ठीक है, पूंजी वस्तु, ऐसी वस्तु जो के जिसका कोई मूल्य हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आप लोगों की फसल, जो कई सारी फसल होती है आप लोगों की, जिसको बेचकर आप तुरंत पैसे ले सकते हो। दूसरा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीजें जिसको बनाया जाता है बेचने के लिए, लेकिन वो ठोस होती है चीजें, ठोस मतलब कोई जिस सामान हो, जैसे ये है आप लोगों का, तो पूंजी वस्तु। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में तेजी देखने के लिए मिली। तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचों के अंदर में आप लोगों को पूंजी के अंदर में वृद्धि देखने के लिए मिली, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये मंत्रालय है आपका, उसने एक सूचकांक जारी किया, उसके अनुसार किसमें वृद्धि देखने के लिए मिली, वस्तु पूंजी और बुनियादी ढांचा के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 2481 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर में गुड न्यूज है। ठीक है, और गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बच्चा आज और कल के अंदर में ले लेगा, तो आज के लिए, केवल केवल आज के लिए फ्लैट 51% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है ऑन ऑल बीपीएससी कोर्सेज। बीपीएससी 51 ये आप लोगों को लगाना है आज के आज। ठीक है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है, ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोई बच्चा अगर ऐसा है जो केवीएस DSSB की बैचेस के अंदर में भी जुड़ना चाहता है, तो वहां पर में भी ये लगाकर जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मौका है सारी एग्जाम्स क्लियर करने का। तो बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के साथ अब आपको लिए टीआरई 4 के अंदर में भी ये करना है। तो बीपीएससी 51 कोर्स आज के लिए केवल आपके 24 घंटे के लिए वैलिड है। ओके, कैसे लगाना है आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कैसे आप लगाओगे इसको, देखिए ये आप लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है, ये आपकी क्लास चल रही है अभी। आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे में, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए टू बाय बीपीएससी कोर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को आ रहा है टू बाय बीपीएससी कोर्स, उसके ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, एक लिंक खुलेंगी आप लोगों की, और उस लिंक के ऊपर में आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं उनमें से कोई भी कोर्स आप यहाँ पर में ले सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में आप लोगों का ये क्लास चल रही है। इस क्लास के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर मैं आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक लिस्ट आ जाएंगी, ये सारे कोर्सेस है, इन कोर्सेस के अंदर में जाइए आप लोग। इन कोर्सेस में जो भी कोर्स है आपका, उस कोर्स के अंदर में जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, जो भी डिटेल मांगी है 4-5 वो देकर जल्दी से अपना जो है आप अपना कोर्स जो है वो परचेस करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी चीजें हैं आप लोगों की। ठीक है, ये भरना है और कोर्स आपका आपका ऐड हो गया। ये भी एक तरीका है, अदरवाइज आप कॉल करके तो आराम से कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी प्रोसेस है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में, देखिए लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है। अब देखो लावा निकलता कहाँ से है, ठीक है,
लावा कहाँ से निकलता है भाई? जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है, जमीन के अंदर में से पहाड़ वगैरह में से इस तरीके से लावा निकलता है ज्वालामुखी फटने के कारण। तो जब ये लावा कूल ऑफ होता है, कूल होता है और जम जाता है, तो कौन सी वाली चट्टान बनती है? सबसे पहली चट्टान जो लावा के ठंडा होने की वजह से बनती है, लावा के ठंडा होने की वजह से सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो बनती है आप लोगों की इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। इसको हिंदी में आग्नेय चट्टाने बोला जाता है, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने, ठीक है। आग्नेय चट्टाने जो होती है आप लोगों की इग्नियस रॉक, ये सबसे पहले बनती है। तो क्या मैं इसको प्राथमिक चट्टाने या प्राइमरी रॉक बोल सकता हूं? हाँ या ना, आप लोग बताइए। आप लोग बोलोगे कि लिख दो सर, तो मैं लिख देता हूं इसमें। क्या इसको हम आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टाने बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बनी है। लावा मतलब जमीन के अंदर में से जो द्रव पदार्थ है वो बाहर निकला, वो ठंडा हुआ, ठोस हो गया और चट्टान बन गई, इग्नियस प्रकार की चट्टान बनी। तो इग्नियस या आग्नेय प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है, प्राथमिक, ठीक है। इनको कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्राइमरी रॉक्स इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बनती है। अगर आपको याद हो गया तो एक बार लिख दीजिए, इग्नियस रॉक प्राथमिक प्रकार की चट्टाने होती है। मैं क्या इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, देख सकते हो आप लोग पेड क्लास के अंदर में आपको पूरा पढ़ाया है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मोल्टन मैग्मा जब कूल होता है सबसे पहले, तो क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनती है। आप देख सकते हो क्लास का पीडीएफ, पेड क्लास का आपका डायरेक्टली दिखा रहा हूँ जी आपको, ठीक है। इसको प्राइमरी चट्टाने बोलते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक शैल इसको कहा जाता है। इसकी दो प्रकार होते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक आपकी, ठीक है। ये सबसे पहली चट्टान होती है इग्नियस रॉक, आप लोगों की सबसे पहली चट्टान है, इसी वजह से इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। तो लावा के बाहर आने पर, ठीक है, या उसके एक्सप्लोड होने पर जो सबसे पहली चट्टान बनेगी उसके ठंडा होने पर, वो इग्नियस या आग्नेय चट्टाने होती है, आग्नेय शैल आप लोगों की, इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक कितने प्रकार की होती है, जल्दी से कमेंट करिए, यहां पर मैं देखकर बता दो यार चाहे, ठीक है। आपको पूरी की पूरी ई बुक्स जो है टीआरई 4.0 के पेड बैच के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी वहां पर में, ठीक है। एपेक्स प्रीटेडर जी, अभी देखिए यहाँ पर में सबसे बड़ा ऑफर यही है आपका, अगर ये मिस हो गया तो उसके बाद में शायद आपको ये भी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप इसमें कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स प्राथमिक शैल है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी चट्टाने इनको कहा जाता है। तो प्राइमरी चट्टाने हैं, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए इस तरीके से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाथ ऊपर करो, दिख रहा है अगर तो, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये बाहर की तरफ में आ रहा है पूरा। जब ये ठंडा होगा तो कौन से प्रकार की चट्टान बनेगी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। इसके ठंडा होने के बाद में कौन से प्रकार की चट्टाने बनने वाली है? ठंडा होने के बाद में बनने वाली है आप लोगों की इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। ओके, ये देखिए आप लोग यहाँ पर मैं भी देख सकते हो, ये है मैग्मा, ठीक है। थोड़ा सा हाथ उत मत लगा देना, इसको जल जाएगा हाथ नहीं तो आपका, ठीक है। तो ये है मैग्मा, जब ठंडा होगा तो इससे बनेगी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। ओके, आग्नेय चट्टानों के भी दो प्रकार होते हैं। अगर आग्नेय चट्टानों में मोल्टन मैग्मा बाहर आकर ठंडा हुआ, ठीक है, तो इसको कौन सी वाली चट्टान बोलेंगे आप लोग? एक्सप्रेसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। देखो ये मैग्मा था, बाहर आया और बाहर आकर ठंडा हुआ हवा में, तो इसको क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। ओके, उसका एक एग्जाम्पल है बेसाल्ट, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। आप देखिए अगर बाहर आकर ठंडा हुआ तो, और अगर इसकी भ्रूण हत्या हो गई, ठीक है, बाहर आया ही नहीं है, ठीक है, देखो अंदर ही अंदर आया, ठीक है, अंदर में ही ठंडा हो गया, बेचारा बाहर आया ही नहीं, भ्रूण हत्या हो गई इसके अंदर में ही, इसको मार मतलब ठंडा हो गया ये, तो इसको क्या बोला जाएगा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है आप लोगों की फ्रेंड्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसका जो है आपको याद रखना है, एग्जाम्पल है आप लोगों का ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो आप लोगों का आपका चक्की वगैरह पीसने के काम आता है ना, आप लोगों को पता है ना, ये इस तरीके से वो जो चक्की होती है ना उसके अंदर में काम आता है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर में और सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बट वो दिखना चाहिए मुझे आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी के सभी लोग। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड कर दी गई थी कोर्स के अंदर में, जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद में आपको दे दिया गया था पूरा का पूरा, ठीक है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है, तो आप लोग लिखो कौन सी नंबर की लोकसभा का गठन हुआ है? ये हुआ है 18वें नंबर की लोकसभा का गठन हुआ है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कौन बना है कपड़ा मंत्री, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों की पूरी लिस्ट है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपने पास में कौन कौन से मंत्रालय रखे? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी अपने पास में रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपने पास में रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड जो भी मंत्रालय किसी और को नहीं दिए गए वो सारे प्रधानमंत्री के पास में है। अगर आप लोगों से बोला जाए कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह को दिया गया है,
गिरिराज सिंह को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। जीतन राम मांझी का भी पूछा जा सकता है, मिनिस्टर्स फ्रॉम बिहार। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम ने आपके लिए पूरा का पूरा इसको कंपाइल किया है, बिहार से जितने भी मंत्री है। क्या मैं कल इसके ऊपर में सवाल पूछूं आप लोगों से? हाथ ऊपर कर देंगे सभी के सभी लोग, और जितने भी बच्चे नए हैं यहाँ पर मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आप चाहते हो। ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में पूरी लिस्ट हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगी। तो जीतन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उनको दिया गया है। ठीक है, माइक्रो लघु, ठीक है, मध्यम, और आप लोगों का जो सूक्ष्म जो इंटरप्राइजेस है आप लोगों का उद्यम मंत्रालय वो दिया गया है इनको। चिराग पासवान को दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। गिरिराज सिंह को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय दिया गया है आपका। राजीव रंजन जो ललन सिंह है, ठीक है, जेडीयू के, उनको दिया गया पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये 2 मंत्रालय इनको दिए गए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोगों ने, ये एटलीस्ट ये पहले के 4 याद रख लीजिए आप लोग कम से कम। ओके, तो आप लोगों का ये याद रखेंगे आप लोग। गिरिराज सिंह कहां से चुनकर गए हैं? बेगूसराय से चुनकर गए हैं, इनको दिया गया है कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, राजीव रंजन सिंह जो मुंगेर से चुनकर गए हैं, ठीक है, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह इनको बोला जाता है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय प्लस जो आपका एनिमल हस्बेंड्री वाला मंत्रालय वो दिया गया है। ठीक है, चलिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है फ्रेंड्स ये कल्चर और टूरिज्म मंत्री हमारे। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। आप लोग चाहोगे तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा ये। ठीक है, 2750 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित में से कौन सी मानव की प्रजातियां विसरित है? ठीक है, निवासरत है या रहती है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि आगे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सी वाली है? ऑस्ट्रेलियाइड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये साउथ एशिया के अंदर में है। निग्रो जो है अफ्रीका के अंदर में है। नॉर्डिक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का उत्तरी जो गोलार्ध है हमारा वहां पर में है। देखो ऑस्ट्रेलियाइड जो है कहां पर में है? साउथ एशिया के अंदर में, साउथ एशिया। देखो मैं आपको पूरा का पूरा बता दे रहा हूं। ठीक है, निग्रो अफ्रीका के अंदर में है, अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, नॉर्डिक जो है फ्रेंड्स ये नॉर्थ पोल के पास में, नॉर्थ पोल के पास वाली है जो है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, नॉर्थ पोल के पास वाली नॉर्डिक आपका स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड, वो वाली जो है पूरा नॉर्डिक कंट्रीज है। ठीक है, मंगोलाइड जो आप लोगों का ग्रुप है, मंगोलाइड ग्रुप, ये पूरा का पूरा मंगोलिया देश जिसके नाम पर पड़ा है, वही लोग है जो चाइना में, मंगोलिया में, जापान में, कोरिया में, ठीक है, इवन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका के जो रेड इंडियन लोग हैं वो भी मंगोलाइट ट्राइब के ही थे, जो हजारों साल पहले वहां जाके बस गए थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो मंगोलाइट ट्राइब है ये। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, मंगोलाइट ट्राइब आप लोगों के, मंगोलाइट। तो मंगोलाइट ट्राइब ये इस तरीके से इनका थोड़ा सा फेशियल जो है स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, फिलीपींस, जापान, थाईलैंड, ग्रीनलैंड, बर्मा, नॉर्थ अमेरिका, इधर साइड के अंदर में ये मंगोलाइट ट्राइब आपको देखने के लिए मिलेंगी। ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का चचनामा। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये चचनामा। ठीक है, चचनामा आप लोगों से बोला है कि इसका अनुवाद किसने किया था चचनामा का? ठीक है, ओके। चचनामा जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में काफी ज्यादा विवाद है कि जो है चचनामा के ऑथर कौन है, लेकिन इसका अरबी भाषा से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, कि इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था अरबी भाषा से फारसी के अंदर में? ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको फतेहनामा भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसका जो है यहाँ पर में किया था। ठीक है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, इन्होंने क्या किया, अरबी भाषा में जो चचनामा अवेलेबल थी आपकी, ठीक है, उसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया था। इसको फतेहनामा भी कहा जाता है, फतेहनामा सिंध, फतेहनामा सिंध। ठीक है, तारीख हिंद व सिंध, ऐसा भी देखो, तारीख हिंद तो अलग है। ठीक है, तारीख हिंद किसने लिखी थी ये भी बता देंगे आप लोग। तारीख हिंद व सिंध अगर आ जाए तो ये याद रखना आप लोगों ने, मोहम्मद अली बिन अबू बकर
कूफी, जिन्होंने अरबी से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, तो पर्शियन वर्जन को कहा जाता है आप लोगों का। ओके, ये आप लोगों को पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ। तारीख हिंद जो है फ्रेंड्स अल बिरूनी ने लिखी थी, तारीख भी हिंद या तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नू सिफिर अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख फिरोज शाही, वेरी इंपॉर्टेंट, जियाउद्दीन बर्नी। तबाकत नासिरी मिनाजुस सिराज, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रजिया सुल्तान के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। फतेह फिरोज शाही, फिरोज शाह ने लिखा था फतेह फिरोज शाही, फिरोज शाह ने खुद की पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। जवाहर, ठीक है, फिर जवाहिर अल बरूनी ने लिखी है। चचनामा अबू बकर जो थे फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने अरबी से फारसी में ट्रांसलेट किया था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। किताबुल रेहला इब्न बतूता ने लिखी है। तारीख फिरोज शाही शमशे सिराज आस्ती, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा का जो पेड कोर्स है उसके अंदर में आप लोगों को ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, पूरी की पूरी इमेज सेक्शन के अंदर में डाल देंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डाल दिया जाए और इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन बनाकर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन बनाकर उसके ऊपर में डाल भी दी जाए, ठीक है, ताकि बच्चों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का टफ वाला, अब आपको समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको पेड क्लास में, देखिए जितनी भी क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर में, उन सभी का जो है आप लोगों का पीडीएफ आपको पेड क्लास में मिल जाता है, सारी की सारी। टीआरई 4 के अंदर में यही स्पेशलिटी की सारी मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। 21 तारीख से आपकी रजत राज जी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो बच्चा आज और कल के अंदर में ले लेगा उन सभी लोगों को, ठीक है, न्यू और ओल्ड बैच दोनों के दोनों मिल जाएंगी, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। देखिए फ्रेंड्स, अभी उड़ीसा के अंदर में कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है। तो वहां के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है मोहन चरण मांझी। ये क्वेश्चन बन सकता है, उड़ीसा के नए प्रधान नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी बने हैं, ये याद हो गया आप लोगों को। अभी देखिए मोहन चरण मांझी जो है ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा के। ये संथल जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कहां से जो है फ्रेंड्स जीत कर आए हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब, संथल जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब है, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जनजाति है, ठीक है। संथल जनजाति से बिलोंग करते हैं, संथल संथल जनजाति से, तो एसटी है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो केओंझर करके एक सीट है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में केओंझर, वहां से जीत कर आए थे ये, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछा, कितना मतलब उसने बारीक क्वेश्चन बनाया। उड़ीसा के अंदर में बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वहां पर में मोहन चरण मांझी उसके मुख्यमंत्री बने, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी बने हैं। संथल जनजाति के हैं, ठीक है, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और केओंझर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जीत कर आए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बीजेडी जो बीजू जनता दल के मीना मांझी थे, उनको इन्होंने हराया है, ओके। तो केओंझर वहां से जीते हैं, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 57 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 लाइक से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए आप लोग, क्योंकि सहजानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स एग्जामिनर के फेवरेट है, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सा न्यूज़पेपर प्रकाशित किया था। बताइए। देखिए फ्रेंड्स, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए जो सहजानंद सरस्वती थे, उन्होंने कौन सा वाला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया था, ये यहाँ पर में पूछा जा रहा है। लोक संग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का, तो ये आप लोगों का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो मुंबई से पब्लिकेशन होता था। इंडियन नेशन की बात करेंगे आप लोगों से, तो ये न्यूज़पेपर जो है फ्रेंड्स पटना से प्रकाशित होता था। और ये महाराजा और जो दरभंगा थे, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह, ठीक है, इंडियन नेशन उन्होंने प्रकाशित किया था। तो इंडियन नेशन, ठीक है, कामेश्वर सिंह, दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने प्रकाशित किया था, कामेश्वर सिंह ने। तो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एलिमिनेट भी करते जाइए आप सभी लोग, ठीक है। निर्बल सेवक जो सर्वेंट ऑफ पावरलेस न्यूज़पेपर है आप लोगों का,
जो महेंद्र प्रताप करके, महाराणा महेंद्र प्रताप करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है, देहरादून से, ठीक है, निर्बल सेवक करके। तो निर्बल सेवक महेंद्र प्रताप जो है उन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है, निर्बल सेवक महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप प्रताप, ठीक है, ये देहरादून के अंदर में। देहरादून कहां पर में? देहरादून, जल्दी बताओ देहरादून कौन से राज्य के अंदर में पड़ता है आप लोगों का? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो निर्बल सेवक है आपका, ये महेंद्र प्रताप जो थे देहरादून के, उन्होंने प्रकाशित किया था। लेकिन फ्रेंड्स इसी नाम से एक न्यूज़पेपर जो है आप लोगों का, ठीक है, इसी नाम से एक न्यूज़पेपर, ठीक है, उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ था। और इसी नाम से एक न्यूज़पेपर जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में स्वामी सहजानंद ने भी प्रकाशित किया था। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, सहजानंद ने भी प्रकाशित किया था, ठीक है। तो एक बार इससे पहले एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो यहाँ पर में आपके थे, ठीक है, महेंद्र प्रताप, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप जो देहरादून के थे, उन्होंने कौन सा वाला न्यूज़पेपर प्रकाशित किया था? तो निर्बल सेवक, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स एक इसी नाम से, जो निर्बल सेवक नाम से जो है आपका स्वामी सहजानंद जी ने भी प्रकाशित किया था, ठीक है। ओके, तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए जी, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे, उनकी बुक का नाम क्या था? ठीक है, स्वामी, ओके, स्वामी सहजानंद, सहजानंद जो थे, उनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम, ठीक है, उनकी एक बुक है जिसके अंदर में उन्होंने किसानों की जो है बारे में बात की है। उसका उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो माय लाइफ स्ट्रगल होता है, और मेरा जीवन संघर्ष, ठीक है, हिंदी में। तो मेरा जीवन संघर्ष, मेरा मेरा जीवन संघर्ष नाम से उन्होंने बुक लिखी है, संघर्ष, ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष, माय लाइफ, ठीक है, मेरा जीवन, माय लाइफ, ठीक है। जो है अगर आप हिंदी में इसको इंग्लिश में, वैसे तो उनकी बुक का नाम जो है मेरा जीवन संघर्ष है, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में इसको अगर प्रॉपर ट्रांसलेट करना चाहोगे, स्ट्रगल हो जाएगा यहाँ पर में, स्ट्रगल, ठीक है। तो स्ट्रगल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर में कि मेरा जीवन का संघर्ष, माय लाइफ स्ट्रगल, ओके। तो ये उन्होंने ट्रांसलेट किया था इस बुक, मतलब बेसिकली उनकी बुक हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है। बट अगर हमें इंग्लिश में चाहिए हो नाम में, तो माय लाइफ स्ट्रगल करके कर सकते हो आप लोग, बाकी अवेलेबल हिंदी में ही है सिर्फ, ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष, ओके। और क्या है, चलिए, तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ गया है तो हाथ ऊपर कर देंगे एक बार प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते मेरा जीवन संघर्ष किसकी बुक है, ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर में पूछ सकता हूँ। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए जल्दी से यहाँ पर में, ठीक है। बॉक्साइट तो आप लोगों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉक्साइट जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का है। कितने लोगों ने जो है बी को एलिमिनेट कर दिया? अगर यहाँ पर में कोई बच्चा है जिसने बी आंसर लगाया ना, ठीक है, तो उसको ऐसे कान पकड़ के उठा के ऐसे छोड़ देंगे उसको अपन। बताइए 15% लोग हैं अभी भी जिन्होंने बी आंसर लगाया, 10%, 9% हो गए, जैसे जैसे लोग आगे लगाते जा रहे हैं आंसर। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास, ये आप देख सकते हो पेड क्लास है टीचिंग परीक्षा की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, आयरन का, हेमेटाइट है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में लिमोनाइट, ये सारी की सारी आप लोगों को दिया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिमोनाइट आप लोगों का यहाँ पर में दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। मैग्नेटाइट भी आप लोगों का पूरा का पूरा, ओके। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है ये लोहे का अयस्क है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पायराइट,
तो पायराइट अकेला नहीं है। पायराइट अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो पायराइट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पायराइट होते हैं, एक होता है आयरन पायराइट, एक होता है कॉपर पायराइट। तो अकेला पायराइट नहीं हो सकता आप लोगों का, वहां आयरन पायराइट आना चाहिए था। तो लिमोनाइट जो है फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, जो लोहे का अयस्क है। कितने लोगों को यहाँ पर में ये चीज समझ में आ गई कि भाई टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया वही आया। आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों को पेड क्लास हमारी, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, आयरन पायराइट और लिमोनाइट, ये भी आप लोगों का दिख रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाला आप लोगों का लोहे का अयस्क है? ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है फ्रेंड्स उससे भी आंसर तक आप लोग पहुंच सकते थे, ठीक है, आंसर को एलिमिनेट करके भी आप लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, ठीक है। सिडेराइट आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा आप लोगों को बताया है मैंने यहाँ पर, मैं एक एक करके पॉइंट आप लोगों को दिखाया है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, पायराइट, लिमोनाइट, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। कैलामाइन, जिंसाइट, मैंने बोला था आप लोगों को कि ये भी करके जाना है आप लोगों ने, हो सकता है कभी भी आप लोगों से ये पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से गैलेना यहाँ पर में पूछा जाता है, प्लीज लिख लीजिए, पिछले बार आप लोगों का एग्जाम में आया था गैलेना किसका है, ये आप लोगों का आया हुआ है। मैंने पेड क्लास में जब पढ़ाया था आपको बोला हुआ है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है, ठीक है। देखिए 60% करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमित यादव जी आप अभी फिलहाल के लिए आप समझिए बात को, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बता दूं, एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज के अंदर में 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पुस्तक में 1150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इतना मेहनत और इतना ज्यादा खर्च उसके अंदर में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमारा लक्ष्य आप लोगों को टॉप 100 के अंदर में लेकर आना, ठीक है। तो एक जो है 100 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए के लिए वो बहुत ज्यादा, आप उसको आगे पीछे मत देखिए, आप लोग देखिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपने जिले में लेके काम कर पाओगे, ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। तो गैलेना जो है फ्रेंड्स ये किसका है आप लोगों का, लीड का है, ये याद रख लेने आप लोगों ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कैलामाइन और जिंसाइट आप लोग प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोगों को दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में मर्ज करके दिया था आप लोगों को ये पूरा, ठीक है। नाउ देख सकते हो आप लोग, गैलेना जो है वो किसका है, शीशे का है, लीड का है आप लोगों का, ठीक है। कैसीटेराइट किसका है, टिन का है, ये आप लोग याद रखोगे, कैसीटेराइट, ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेगा, हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर में दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर मैं जो ऑप्शंस है उसको भी मैं एलिमिनेट कर देता हूं आप लोगों का। सिनेबार किसका है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये मर्क्यूरी का है, ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। अच्छा कल मैं क्या ये इसके ऊपर मैं सवाल पूछूं, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, जल्दी से एक बार फिर से आप लोग सभी के सभी लोग, ठीक है, हाथ ऊपर कर दो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये भी आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। मर्क्यूरी, सिनेबार, ठीक है, बॉक्साइड, आप मर्क्यूरी का पारे का है, पारा, ओके। अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं आप लोगों से, ठीक है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अंदर, एल्यूमिनियम का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा पाइराइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये आपका आयरन ओर है, लेकिन इसके अंदर में कॉपर पाइराइट और आयरन पाइराइट दोनों होता है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, फूल्स गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे फरेजी आंदोलन जो है उसके संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए सभी के सभी लोग जल्दी से। फरेजी आंदोलन के कौन है यहाँ पर में, जो बच्चा ये पूरा सेशन देख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। फरेजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर में करवाया हुआ है। फरेजी आंदोलन में आपको दिखा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फराजी आंदोलन 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, देखिए टीचिंग परीक्षा की क्लास है आप लोगों की। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन का उद्देश्य बंगाल में हिंदुओं को उनके कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरित करना था, ठीक है, क्या ये है। अहमद दादू मियां फराजी आंदोलन के पहले नेता थे, ठीक है, क्या ये पहला, ये स्टेटमेंट है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूरा का पूरा आप लोगों को बताया है इसके अंदर में, ओके, एक एक पॉइंट आपका। तो फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स 1819 में स्टार्ट हुआ था, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, ये आप लोगों का जो है वो पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल सही था, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स जो हाजी शरीयतुल्लाह है आप लोगों का, उनके बाद में जो है फ्रेंड्स दादू मियां, उनके जो बेटे थे वो उनके लीडर बने थे सेकंड नंबर के, तो पहले लीडर नहीं थे ये, उनके बेटे थे, ओके। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 1 था, फराजी आंदोलन 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। अब ये एग्जाम में देखिए उससे भी इजी क्वेश्चन पूछा, टीचिंग परीक्षा ने उससे ज्यादा आपको प्रिपेयर करवा दिया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में उनका जो बेटा था, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, उनका बेटे का नाम क्या था, ठीक है, दूदू मियां या दादू मियां उनको बोला जाता था फ्रेंड्स। उनके पश्चात उनका पुत्र जो है वो वो इस आंदोलन का नेता बने, ठीक है, इस आंदोलन के नेता बने, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जमींदारों के द्वारा जो विरोध जो
किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उसका विरोध किया था फराजी आंदोलन के लोगों ने। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को 64वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया था, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने, और उनके बाद में जो है फ्रेंड्स उनका बेटा जो थे दादू मियां, उन्होंने जो है ये कमान संभाली थी। ये मैंने आपको बताया था कि उनके बाद में उनका जो बेटा था उन्होंने की थी, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बोला भी था, देखिए यहाँ पर में देख लीजिए आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है बताओ जल्दी से, ये क्या लिखा था मैंने पढ़ाते समय, ये वो स्लाइड है जो स्लाइड मैंने पढ़ाई थी, ये क्या लिखा है? जहां मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट है भाई, उसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है तुमने। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि जो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वापस से हर एक चीज के अंदर में। ठीक है, मुझे पता था 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ, यहाँ लिखा हुआ भी था आप लोगों का, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था कि कभी भी ये क्वेश्चन वापस से आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे में से भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिख दूं वो कर लेना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन का नेता थे? ठीक है, तो मोहम्मद शरीयतुल्लाह के बाद में कौन बने थे? उनके बेटे दादू मियां। ठीक है, तो फराजी आंदोलन के नेता कौन थे उनके बाद में, उनके बेटे के बाद में? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, कभी शरीयतुल्लाह ना बोला जाए, शरीयतुल्लाह के अलावा हाजी शरीयतुल्लाह के बाद उनका बेटा दादू मियां जो है वो नेता बने थे, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, बता दिया जो है ब्लॉग्स हैकर जी। ठीक है, ऑलरेडी आपको, ठीक है कि भाई तैयारी करनी है, ऐसा ना हो कि आप जो है आप वेट करते रह जाए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये, ठीक है, इस्माइल हानिये जो है 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। कहा कर दी गई थी? मैं बताता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि ईरान के अंदर में नई सरकार बनी थी, उसका शपथ ग्रहण समारोह था। ठीक है, ईरान के अंदर में, तो ईरान की जो राजधानी है तेहरान, ठीक है, वहां पर मैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। हमारे भारत के तरफ से गए थे नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री नहीं गए वहां पर में। ठीक है, उनके जगह पे नितिन गडकरी गए थे वहां पर में, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो हमास के जो नेता थे इस्माइल हानिये, वो भी आए थे। ऐसा माना जाता है कि इसराइल ने उनके जो निवास था वहां पर में हमला करवाया और उनकी मौत हो गई वहां पर में। तो ईरान के लिए बड़ी ये जो है ना, आप लोग कह सकते हो कि एक फजीहत वाली बात थी कि उनके मेहमान को उन्हीं के घर में, जो उनके मेहमान बन के आए वहां पर में, किसी ने मार दिया करके। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि इसराइल इस्माइल हानिये कौन से वाले संगठन के नेता थे? हमास के नेता थे। ठीक है, इनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में इनका, इनके ऊपर में 31 जुलाई 2024 को हत्या, उनके ऊपर में अटैक कर दिया गया था। नाउ फ्रेंड देखिए, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ये बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन आप लोगों का, एक आध क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो ट्रिकी पूछ ही लिया जाता है आपसे। ठीक है, देखिए चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक का, ठीक है, एक केबल लाइन बिछाई जा रही है, जिससे कि आप लोगों का हाई स्पीड जो है वो अंडर केबल इंटरनेट आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? ये 10 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, इसको सानी प्रोजेक्ट बोलते हैं, चेन्नई अंडमान निकोबार, ठीक है, प्रोजेक्ट। ठीक है, सानी प्रोजेक्ट। ओके, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा आपका? 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको जो है समर्पित किया था देश को। तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2020 को। ये थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेते पुराना वाला उठा के, उन्होंने क्या किया, पुराना उस समय में पूछा था किसी एग्जाम में, वो डाल दिया उन्होंने यहाँ पर में, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देश को समर्पित किया था उन्होंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये चेन्नई से लेकर यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स वो केबल आधारित जो है आप लोगों को बनाया जा रहा है 2 ठीक है 2 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच में मिलेंगी, और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच में 2 जो है आप लोगों का 100 Gbps की जो स्पीड है वो मिलेगी, मतलब बहुत फास्ट इंटरनेट के लिए इसको बनाया गया है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी के सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर कोर्स के लिए नंबर क्या है? नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर लीजिए। मैं एक बार और वापस से आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आप डायरेक्टली बिना कॉल करे भी आप लोग कोर्स में जुड़ सकते हो। नीचे में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो ये देखिए, ये टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास, माउंटेन का पार्ट नंबर 1। ओके, आप लोग यहाँ पर में देखिए, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर में पढ़ाया है, यहाँ पर में है गारो हिल्स, गारो, खासी और जयंतिया। कौन से राज्य में गारो, खासी, जयंतिया, मेरे को कमेंट करके बताओ। आप लोगों का जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन होते रहनी चाहिए। गारो, खासी और जयंतिया कौन से राज्य के अंदर में? मेघालय के अंदर में। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स इधर साइड में आ जाएंगे आप सभी लोग, इधर इधर साइड के अंदर में। तो आप लोगों को यहाँ पर में नंदा देवी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में आप लोगों को कामेत जो है आप लोगों को पर्वत दिखाई देगा, और यहाँ पर में केटू, केटू सबसे लास्ट में है। और आपका जो है गारो, खासी, जयंतिया सबसे ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हो, यहाँ पर मैं और अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के अंदर में है। इधर साइड में आइए आप लोग। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में नंदा देवी है, नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद में फिर कामेत है। दोनों कामेत और नंदा देवी कौन से राज्य में है? ये आपके लिए एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंदा देवी और कामेत दोनों के दोनों कहां पर में है? ये उत्तराखंड के अंदर में है। फिर आपका है केटू, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है, केटू। ये आप लोगों को लद्दाख के अंदर में मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा पश्चिम में ये है। अब आप लोग आंसर लगाएंगे, आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग अपने अपने हिसाब से जल्दी से आंसर लगाएंगे यहाँ पर में, जल्दी। देखिए, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम की तरफ में लगाना है, मतलब इधर साइड से लगाना है आप लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट करके। तो सबसे पहले गारो आ जाएंगे यहाँ पर में आपका, फिर नंदा देवी आएगा आप लोगों का यहाँ पर में, फिर कामेत आएगा, फिर आएगा 4 3 2 1 4 3। ठीक है, आप लोगों का अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों का गारो पहाड़िया। ठीक है, गारो पहाड़िया आप लोगों का सबसे ज्यादा ईस्ट में है। ठीक है, फिर आप लोगों का नंदा देवी है, फिर कामेत है, 4, मतलब 4 1। ठीक है, 2 3 और 4। ठीक है, 4 3 2 1, यहाँ पर मैं तो कहीं पे भी यहाँ पर मैं 4 3 2 1 दिया ही नहीं आप लोगों को, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में लगाने वाला। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में अगर आप लोगों का देखा जाए सही वाला सीक्वेंस। ठीक है, तो गारो पहाड़ी है आप लोगों की यहाँ पर में। ठीक है, फिर नंदा देवी है आप लोगों की, फिर कामेत है, और फिर केटू है आप लोगों का। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में लगाना था आप लोगों ने, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में। ठीक है, 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3। अच्छा, पूरब से पश्चिम की तरफ में लगाना है, इधर साइड से इधर साइड में। तो कहीं पे भी आप लोगों का दिया नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है यहाँ पर में। ठीक है, बताओ जल्दी से अभी, जब दिया ही नहीं है यहाँ पर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, पूरब से पश्चिम की तरफ में बोला है, मतलब इधर साइड से बोला है यहाँ पर मैं आप लोगों का, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में। ठीक है, तो गारो हिल्स आना चाहिए, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर केटू आना चाहिए। तो बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे इधर साइड से पूछा है ना, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ में पूछा है, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आप लोगों से पूरब से पश्चिम की तरफ में पूछा है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ से यहाँ पर मैं आप लोगों का हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4, डी इज द करेक्ट आंसर। 67% लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, 67% लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, कितने लोगों का सही हो गया था जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके। ओके, ये आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं मैप के अंदर में, और ये मैप भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 51% ऑफ के साथ में आप लोग जो है जुड़ सकते हो बीपीएससी 51 के साथ में। ठीक है, कैसे जुड़ना है ये पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो। आप ये पढ़ रहे हो यहाँ पर में, नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन है, देखिए यहाँ पर में ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक लिंक आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, इसमें सारे कोर्सेस है आप लोगों के। इनमें से जिस भी कोर्स को आपको लेना है उस पर क्लिक करिए। ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक करते से ही आप लोगों का क्या होगा, वो पेज खुल जाएगा। उस पर अपनी डिटेल डालिए, बाय नाउ करिए, पेमेंट करिए, और आपके ऐप के अंदर में कोर्स ऐड, सिंपल, आपका पढ़ना शुरू। 3498 लाइक्स हो चुके, 2 लाइक्स दूर है हम लोग 3500 लाइक्स से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सर क्लास कैसे ले? अभी देखिए, अभी और डुगू जी आप देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि आप नीचे में नंबर, अगर नहीं जम रहा है तो नीचे में नंबर जो दिया है उसके ऊपर में कॉल कर दीजिएगा, टीम हेल्प कर देंगे आपकी। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो आपका भागलपुर है ये किस चीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट है? सिल्क टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। भागलपुर आप लोगों का रेशमी वस्त्र के लिए, है ना। भागलपुर, क्या इससे ऑप्शन एलिमिनेट होता है? देख लेते हैं। बी की जोड़ी जो है आप लोगों की 1 के साथ लगनी चाहिए, तो बी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। केवल एक ही जगह पे 82% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। केवल और केवल एक ऑप्शन से आप लोग पूरा का पूरा इसको एलिमिनेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो कितने लोगों ने सही आंसर किया है? एक ही, केवल एक पॉइंट, और पूरा का पूरा आप लोगों का आंसर यहां पर में आ गया, ठीक है। अब मधेपुरा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है किस चीज के लिए फेमस है मधेपुरा। तो मधेपुरा के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेल डिब्बे का कारखाना है मधेपुरा के अंदर में। रेल डिब्बे का कारखाना, रेल डिब्बा कारखाना मधेपुरा के अंदर में बनाया गया था। तो डी की जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगेंगी 3 के साथ में। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड जमुई डिस्ट्रिक्ट की, तो गोल्ड रिजर्व यहाँ पर में बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को याद है? मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया था गोल्ड रिजर्व वाला। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज वो दिखा दीजिए कि जमुई में, बिहार के जमुई में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मिला है आपका, ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा था, जमुई के अंदर में गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा मिला है आप लोगों का, ठीक है। और वैशाली जो है ये पुष्प के फूल के लिए, तो आप लोगों को एक ही जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, ठीक है। बी की जोड़ी 1 के साथ में, सी की जोड़ी 2 के साथ में आप लोगों का एक ही जगह पे लगी थी, तो जमुई से भी आप लोग लगा सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी था आपका, ठीक है। गोल्ड रिजर्व अगर हम लोग सर्च करेंगे, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लगा दिया आपने तो हम लोग आराम से बता देंगे यहाँ पर बच्चों को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने लगा दिया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपका मुजफ्फरपुर के अंदर में कौन सा वाला फेमस है? ये आपका पेड क्लास में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मुजफ्फरपुर लीची कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है आपका, सबसे ज्यादा लीची का प्रोडक्शन यहीं पे होता है आप लोगों का। रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो रोहतास फोर्ट है आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है आपका, उसके लिए फेमस है, क्योंकि रोहतास के अंदर में ही, ठीक है, सासाराम के अंदर में ये मौजूद है शेरशाह सूरी का मकबरा। ना मधेपुरा जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहां पर में आप लोगों की, ठीक है। जमुई के अंदर में गोल्ड रिजर्व मिले आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, एग्जाम में आया है आप लोगों के, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जुबैर जायन जी बोले कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करे? देखिए जुबैर जायन जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपके नाम से समझ में आ रहा है कि आप जो है इन 1000 लड़कों में आते हो, ठीक है। पहली बात तो आपके लिए केवल इतनी है बची हुई, ठीक है। सबसे पहली बात तो कुआरे मर जाओगे, पहला बात। दूसरी चीज, ठीक है, कंपटीशन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो आप टीआरई 4 के अंदर में आपने जो है वेट किया, आपका मन नहीं लग रहा है, तो मान लो कि आपकी यहाँ पर में एक आध मिल भी गई आपको, ठीक है। ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी वाली मैडम है, ठीक है। और ये आपका संगम से, ठीक है, एक नन्ना मुन्ना राही का जन्म हुआ। अब जो है ना, ये आपकी मैडम बोलेंगी कि इसको जो है तबीयत खराब है, मैं बता रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे चाहिए, ठीक है। और जब आपके पास में पैसे नहीं रहेंगे, और जो ईगो हर्ट होगा ना वाइफ के सामने आपका, ठीक है, उस दिन ये बात बोलना कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था करके। उस दिन ये बात बोलना कि जिस समय मौका था उस समय में जो है मन नहीं लग रहा था। उस समय में मेरा मन लग रहा था क्रिकेट देखने के अंदर में, उस समय में मन लग रहा था कि भाई पोगो देख लेते, उस समय में मन लग रहा था कि भाई शॉर्ट्स देख लेते हैं करके। उस दिन जो है ना, ये उस दिन को याद करो, उस दिन को इमेजिन करो, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उनको बता दूं कि अगर नहीं कर पाए तो एक जो मौका था तुम्हारे पास में अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का, उन लोगों को प्राउड फील कराने का जो तुमसे प्यार करते, वो मौका छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से, ठीक है। वो इमेजिन करो, कैसे नहीं लगता मन पढ़ाई में, फिर देखो आप, ठीक है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है, भागलपुर जो है फेमस है। मधुबनी किस चीज के लिए फेमस है ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से, अभी आपको बताया है, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे मधुबनी किस चीज के लिए फेमस है, फास्ट। मधुबनी किस चीज के लिए फेमस है, बता देंगे जी। देखिए फ्रेंड्स, टीम ने वो स्लाइड लगा दी है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। जो है फ्रेंड्स, गोल्ड का हम लोगों को भंडार मिला है बिहार के अंदर में। आप लोगों का 44% जो बिहार, जो गोल्ड रिजर्व है वो बिहार में। देखिए ये वो स्लाइड है जो मैंने पढ़ाया था आपको, जमुई हैज, ठीक है, आप लोगों का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो जमुई के अंदर में ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। याद आ रहा है कितने लोगों को? ठीक है, चलिए।
ये देखिए, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने कराया था, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? बिहार के अंदर में है, ठीक है, जमुई के अंदर में। ओके, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितने आसानी से लगा सकते थे? जमुई सोना, ठीक है, सी की जोड़ी 2 के साथ में, ये लग गया आपका आंसर सी। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है टीचिंग परीक्षा से, वो आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन और अलग अलग तरीके से कर सकते थे। ये देखिए, आपको पीआईबी की रिपोर्ट दिखाई थी, बिहार के अंदर में 44% है आप लोगों का, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग पूरा का पूरा। नाउ फ्रेंड्स, देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ये बता देंगे जल्दी से। और एक बार जहां जहां भी शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी आप गुरु दक्षिणा दे सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, तो शेयर जरूर कर देंगे हर कोई बच्चा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आगे में जितने भी वीडियोस है वो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है आप लोगों का भागलपुर। भागलपुर जो है इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आगे में पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की, ठीक है। ये है आप लोगों का भागलपुर। अच्छा, भागलपुर के बारे में एक चीज और है आप लोगों की कि ये जितने भी आपके प्रमंडल है उनमें, ठीक है, जो 9 मंडल है आप लोगों के, उनमें सबसे छोटा मंडल कौन सा है? भागलपुर मंडल है, ये भी याद रखना था आप लोगों ने। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी देखिए, हाल ही में मार्च 2024 में 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने करवाया था आप लोगों को, उसके अंदर में लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में, देखिए यहां पर मैं फोकस करना, क्या बोला है? मार्च 2024 में, देखा आप लोगों को क्या बोला है? मार्च 2024 में ऑफिशियली नेटो को किसने ज्वाइन किया है? ठीक है, स्वीडन ने, उत्तर मैसेडोनिया ने, आइसलैंड ने या फिनलैंड ने। अब ये देखिए आप लोग फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा की, ठीक है, क्लास देखिए आप लोग, टीचिंग परीक्षा की क्लास आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर में, टीचिंग परीक्षा की क्लास देखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन, ठीक है, नेटो के अंदर में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी गठबंधन के अंदर में, ठीक है, आपको बताना था कि भाई कौन सा देश जो है 32वां देश बन गया मार्च 2024 में। यहां पर मैं आप लोग देखिए मार्च 2024, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मार्च 2024 के अंदर में, ठीक है, 32वें नंबर का देश बन गया है, 32nd नंबर का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो स्वीडन आप लोगों को पढ़ाया था, जो पढ़ाया है वही आया है, ठीक है, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है भाई, जब आया है पढ़ाया है तो पढ़ाया है। आप भी मेहनत करिए, आप भी दिखाइए सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स स्वीडन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि फर्स्ट कंट्री जिसको राइट टू एबॉर्शन मिल गया है, मतलब उन्होंने अपने संविधान के अंदर में एबॉर्शन, ठीक है, गर्भपात का अधिकार डाल दिया कि कोई लड़की है अगर उसको नहीं चाहिए बच्चा, उसको एबॉर्शन करवाना है, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए फ्रांस में। यहाँ कितनी लड़की है, लड़कियां है, ठीक है, वो हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगी कि वो इसको सही मानती है कि भाई गर्भपात का अधिकार लड़कियों को होना चाहिए और वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उनका संविधानिक अधिकार होना चाहिए। कितने लोग इस चीज को मानती है लड़कियां? क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, हो सकता है लड़की की जान के ऊपर में बंद आए, ठीक है, कोई भी घटना हो सकती है। तो फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने राइट टू एबॉर्शन अपने संविधान के अंदर में डाल दिया कि भाई उनका संवैधानिक अधिकार है करके, ठीक है। तो जो भी लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो लोग कमेंट में बता देंगे। तो नेटो के अंदर में 32वें नंबर का देश कौन सा बन गया है? ठीक है, स्वीडन बन गया है मार्च 2024 के अंदर में। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों का, आप देख सकते हो, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेटो के अंदर में जो है, नेटो के बाद में जो है फ्रेंड डब्ल्यूटीओ का भी बताया था मैंने आप लोगों को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 164 देश थे, अब 2 जोड़ गए और 166 हो गए अभी। कोमोरोस और तिमुर लेस्ते, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया आप लोग देख सकते हो, ये वहीं पे कराया था मैंने उसी के अंदर में। डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। 13वें नंबर की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी भाई? अबू धाबी के अंदर में हुई थी, ठीक है, यूएई की जो है शहर अबू धाबी के अंदर में हुई थी। यहाँ देख सकते हो आप लोग, जल्दी बताइए यहाँ पर में, ओके। यहाँ पर में देखिए, एमसी का मतलब मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, डब्ल्यूटीओ की मंत्रियों की बैठक होती है हर 2 साल में। 13वें नंबर की बैठक कहाँ हुई थी? जल्दी से आप लोग लिखो, अबू धाबी के अंदर में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये आप लोग देख सकते हो कि डब्ल्यूटीओ के अंदर में 164 देश थे, अब 2 और जोड़ दिए गए हैं, 166 हो चुके हैं आप लोगों के। कोमोरोस और तिमुर लेस्ते नए देश बने हैं यहाँ पर में, ओके। नाउ चलिए आगे मैं दिखाता हूं आपको, ये प्लीज इसके ऊपर में फोकस रखिएगा आप लोग, सभी के सभी लोग लिख दीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहां पर में हुई थी? जल्दी से सभी लोग लिख देंगे। और ये टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ पॉइंट है ये आपका,
3798 लाइक्स हो चुके हैं, हम लोग बहुत पास है हमारे जो है 3800 लाइक्स के। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये भी आप लोगों को कराया था कि ब्रिक्स की जो बैठक है वो रूस के अंदर में आप लोगों की होने वाली थी 1 जनवरी 2024 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए आप लोगों को जनवरी 2024 का करंट अफेयर जो है पार्ट नंबर 1, 15वीं नंबर की ब्रिक्स की जो समिट थी वो साउथ अफ्रीका के अंदर में हुई थी, और आपका मेंबरशिप चेयरमैनशिप कौन संभाल रहा है? रशिया संभाल रहा है। आप देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है, रशिया ने संभाला है करके चेयरमैनशिप डायरेक्टली, और वहीं से आया है आप लोगों का क्वेश्चन। तो आपको पढ़ाया था, वहीं से आया है, ठीक है। तो आपका ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स के नए जो सदस्य बने, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट, इन्होंने भी इस बैठक के अंदर में शामिल पार्टिसिपेशन किया है। तो चेयरमैनशिप जो है किसने ले लिया 2024 के अंदर में? रशिया ने ले लिया है। यह याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग। 16वें नंबर की ब्रिक्स की समिट थी ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप देख सकते हो, ये वो स्लाइड थी जिसमें मैंने बताया था 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास में है? रशिया के पास में। आप देख लीजिए, पेड क्लास की स्लाइड है ये। तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों का ब्रिक्स की जो स्थापना है, ठीक है, ब्रिक के नाम से हुई थी 2009 में पहली बैठक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कब हुई थी, ठीक है। फर्स्ट समिट हुई थी ब्रिक के नाम से 2009 में। और ब्रिक्स कब बना? ये एस साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2011 के अंदर में साउथ अफ्रीका के साथ में पहली बैठक 2011 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 18, ठीक है, 97 के अंदर में। और कहां पर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो बेलूर के अंदर में की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, मेगा टेस्ट हुई थी, ये आप लोगों को दिख रहा है। टीचिंग परीक्षा की स्पेशलिटी देखिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का। इसके अंदर में एसएससी सीएचएसएल के अंदर में आया था, स्वामी विवेकानंद ने कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। टीचिंग परीक्षा का इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिस बच्चे ने पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया वो आराम से पास हो जाएगा। और पास नहीं होगा केवल वो बच्चा जो है वो टॉप 100 के अंदर में आने की कैपेसिटी के अंदर में रखता है आप लोगों का, ठीक है। 12 नगर के अंदर में इन्होंने स्थापना की थी ना 1897 में, और बाद में जो है फ्रेंड्स इसको बेलूर मठ के अंदर में स्थापित किया था इन्होंने। तो 1897 के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। तो विवेकानंद जी ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दी है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स की इमेज वाले सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और अभी भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं ऐप के साथ में वो कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में आपका, वेयर वाज द 13 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन फरवरी 2024? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अभी बता देता हूं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन की जो बैठक है आप लोगों की वो कहां पर में हुई थी? देखिए, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। जितने भी बच्चों ने देखा है अभी, ये देखिए वो क्लास थी, ठीक है, आप लोगों की, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ब्रिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, पूरा, ओके। इस क्लास के अंदर में आपको मैंने रशिया के बारे में भी बताया आप लोगों को पूरा का पूरा, इसके अंदर में आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा नेटो के बारे में हमने पढ़ा था इस क्लास के अंदर में, आप देख सकते हो नेटो के बारे में हमने पढ़ा। उसी क्लास के अंदर में 6 मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली क्लास थी आपकी पेड क्लास के अंदर में, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। 164 मेंबर थे, 2 नए मेंबर जुड़े, 166 हो गए आप लोगों के। कोमोरोस, तिमुर लेस्ते। 13वें नंबर की जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? ये पेड क्लास की स्लाइड है, ठीक है, कहाँ हुई थी, ठीक है, कहां पर में हुई थी ये बैठक जो है आप लोगों की? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे,
ठीक है, बताइए आप लोग 13वें नंबर की मिनिस्ट्रियल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? पूरा का पूरा पेपर टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 की बैच से आया, और आगे में भी आपको बता दूं वही से आएगा, ठीक है, क्योंकि वेल रिसर्च वेल स्टेब्लिश कोर्स पूरा का पूरा आप लोगों का, जो बच्चा पूरा कर लेगा अच्छे से, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। और हम लोग चाहते भी वही है कि जो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सफलता हासिल करना चाहते हैं, केवल वही बच्चे जुड़े, ठीक है। फीस कितनी है विभा यादव जी? इतनी कम है, इतनी कम है कि आपकी पहली सैलरी से आप 40 कोर्स खरीद लोगे, इतनी कम है। मतलब आपकी पहली सैलरी का 1/40, इतनी कम है। अगर अगर आपने एक सही डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ गए आप, तो आप जो है कोर्स के साथ में जिंदगी आपकी जो है एकदम चेंज हो जाएगी। नाउ, तो वह कहां पर, मैं अबू धाबी में हुआ था, सिंपल सी बात है भाई, अभी आप लोगों को बताया पूरा का पूरा, और आपका बीपीएससी का पेपर है ये पूरा अभी जो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये आप देख सकते हो WTO 164 कंट्री थे, कौन से दो कंट्रीज जुड़ी है, जल्दी से ये बता देंगे मेरे को, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी दो कंट्रीज जुड़ी है। आंसर कर दिया आप लोगों ने, कोमोरोस और तिमुर लेस्ते, सभी लोग बच्चे, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। चलिए, 3967 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना, हर एक बच्चा, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि सर करवा दो ये सारे क्वेश्चंस को ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन बना के, तो मैं आपके लिए करवा दूंगा पक्का, ये मैं आपको से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं आपको बता दूं वन टाइम ऑफर आप लोगों के लिए लास्ट, कि 51% ऑफ के साथ में आप बीपीएससी या फिर जो भी कोर्स है उसके अंदर में एनरोल करके आप लोग जो है फ्रेंड्स अपना सीट जो है सुरक्षित कर सकते हो। आपको बता दूं कि जो बच्चा आज और कल के अंदर में परचेस कर लेगा, ये कोड केवल आज के लिए है, कल ये कोड नहीं रहेगा। बाकी आज और कल के अंदर में जो बच्चा एनरोल कर लेता है उसको न्यू बैच और जो ओल्ड बैच है वो दोनों मिलेंगी। जो ओल्ड वाले बच्चे उन लोगों को तो सारा चलता रहेगा, उनको न्यू बैच भी मिल जाएंगी पूरी, ठीक है, एज अ लॉयल्टी गिफ्ट के तौर पे टीचिंग परीक्षा के। लेकिन जो बाद में खरीदेंगे उनको केवल न्यू बैच मिलेंगी, ठीक है, ओल्ड बैच नहीं मिलेंगी उनको। ओके, तो आंसर जो है यहाँ पर मैं आप देखिए कैसे कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोग ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, ये क्लास आप देख रहे हो, क्लास के नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, ये आप क्लास देख रहे हो अभी अभी लाइव देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इस क्लास के नीचे में आप देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ठीक है। इस कोर्स, इसके ऊपर में लिंक पे क्लिक कर दोगे आप लोग, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर में जाओगे, यहाँ पर में आप देखोगे सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, जिस भी कोर्स पे क्लिक करोगे आप, वो कोर्स आप लोगों को, आप लोग जो है उसको परचेस कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करना है आप लोगों ने, पेमेंट करना है, आराम से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है, मलिक काफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी, ठीक है, मलिक काफूर हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा वाला जो है बेसिकली किसने इसको खरीदा था, हजार दिनारी। अगर आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स एक चीज देखी है, अगर आप लोगों ने एक मूवी है पद्मावत, वो देखी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या था, कि नुसरत खान ने इसको पकड़ा था, इसको पकड़ा था, ठीक है। ये जनरल भी था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार देकर इसको खरीद लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, 1000 दिनारी, इसी तभी से उसका नाम 1000 दिनारी पड़ा था, क्योंकि 1000 दिनार देकर उसको खरीदा था। इसी वजह से मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच में जो है बहुत ही जो है पवित्र रिश्ता था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पवित्र रिश्ता था उनके बीच में। और मतलब सबसे ज्यादा पति पत्नियों के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में पवित्र रिश्ता होता है, बस वैसा ही टाइप का कुछ तो भी था, ठीक है। तो भाई इन लोगों का पता नहीं अलग ही चल रहा था उस समय में, ठीक है। चलिए, तो मलिक काफूर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत के अंदर में सबसे पहला हमला जो हुआ था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में, वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बट उसका जनरल कौन था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था, वो था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर कहा गया भाई, मलिक काफूर आजा इधर, मलिक काफूर, तो मलिक काफूर ने ही उसको लीड किया था। मलिक काफूर एक जो है
एबल जनरल भी था, मतलब एक लड़ाकू भी था अच्छा वाला, और साथ ही साथ तुम्हारे भाई का मतलब कुछ खास भी था। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, 1000 दिनार देकर उसको खरीदा था, इसी वजह से इसका 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का इसको, मलिक काफूर को। ओके, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए इसके ऊपर में इन दोनों के। ठीक है, दक्षिण भारत पर पहली बार हमला किसके समय में हुआ था दिल्ली सल्तनत के? ठीक है भाई, ये तो कमाल हो गया, दानी सर जो पढ़ाते हैं सच में वही आता है। बिल्कुल मौसम आर्या जी, आपको तो प्रूफ के साथ में दिखा दिया है पूरा का पूरा। ओके, देखिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? और ये आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स, मतलब आप डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, उस लेवल के एग्जाम का आ गया है। तो आप सोचिए, आप लोगों का टीआरई तो आराम से निकल जाएगा। आप जनरल स्टडीज का ले सकते हो, जमालपुर ब्लॉक जी, आप आपकी इच्छा है टीचिंग परीक्षा के साथ में लेने की तो बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बिहार जल विद्युत शक्ति निगम की, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एक एक्सपीरियंस के आधार पर, मतलब कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, 13-14 साल से पढ़ा ही रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं इतने अलग अलग एग्जाम्स को। ठीक है, इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम, ठीक है, ये आप लोगों की इसकी स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एस्टेट की एग्जाम के अंदर में भी आया था आप लोगों को, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ये अवेलेबल है। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर में ये क्वेश्चन आया था, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 1982 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको, आप मेरे पीछे जाके चेक कर लो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो है भाई आप चेक ना करो, आप चेक कर लो बेशक जाके। अगर ये नहीं आया होगा 2023 के टीजीटी के एग्जाम के अंदर में, एस्टेट टीजीटी के अंदर में, तो फिर मेरे को बताना आप लोग। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ना जब ये कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आया हुआ है भाई। मैंने जिंदगी में, ठीक है, एक बहुत लंबा समय जो है पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के अंदर में आप लोगों का बिता दिया है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं। चलिए, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बताएंगे आप लोग। न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने। न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो जुड़ना चाहते हैं वो आज के आज ही जुड़ जाइए। और जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो जो अवेलेबल है, उसको इतना इतना रट लीजिए, इतना रट लीजिए आप लोग कि भाई आप जो है वो टॉप कर जाए एग्जाम के अंदर में। इतना मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है अभी। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर? मैं देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, क्या ये क्वेश्चन आपको श्री अरबिंदो घोष ने कराया था? ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं है मैंने। न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड डायरेक्ट आपको कराया था मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, आप पेड क्लास में जाइए और आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। ठीक है, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड श्री अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर करेंगे, कमेंट में लिखो। हो सकता है कल अगर आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, तो मैं आप लोगों के लिए कल इस पर आधारित पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कल ये क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर 23 जून होगा। तैयार है आप सभी लोग? ठीक है, अगर तैयार है तो बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है फ्रेंड 23 जून को मनाया जाता है आप लोगों का। उसका विषय क्या था इस बार का? तो इसका था फ्रेंड्स, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ये इस बार की थीम थी इसकी। तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, पूरा ओलंपिक को लेकर जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पेरिस ओलंपिक था वो कौन से वे नंबर का ओलंपिक था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 33rd नंबर का ओलंपिक था, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक है आप लोगों के, वो कब स्टार्ट हुए थे? आप लोगों के 1894 में हुए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। पियरे डी कॉबर्टिन जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है, पियरे डी क्यूबर्टिन को कहा जाता है, ये याद रखना है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस बार की थीम थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट।
तो पियरे डी क्यूबर्टिन, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का पितामह पियरे डी क्यूबर्टिन, क्योंकि इन्होंने 1894 में इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो मॉडर्न ओलंपिक है आप लोगों के, ठीक है। नाउ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वृद्धि जीवीए में योगदान कितना था? देखिए, आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का इन ओवरऑल जीवीए, ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर में फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना योगदान था, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा फ्रेंड्स आप लोगों का। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, यहां पर मैं आपका कि जो योगदान था आप लोगों का एग्रीकल्चर का वो 17.7% था, और आप लोगों का एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर का बोला है ना आप लोगों से, तो एग्रीकल्चर का आपका 17.7 था, ठीक है, 17.7% था आप लोगों का। और इसके बाद में सर्विस इंडस्ट्री का बोला है आप लोगों से, ठीक है, उद्योग का आप लोगों से बोला हुआ है, तो 27.6 था, 27.6 आप लोगों का कहा दिया है, यहाँ पर में दिया हुआ है। और आप लोगों का 27.6 यहीं पे दिया हुआ है, मतलब सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। 54.7% था आप लोगों का यहाँ पर में सर्विस सेक्टर का। तो किसका सबसे ज्यादा था ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो, ये भी एक हो गया। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे भारत के जीवीए के अंदर में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड सबसे ज्यादा किसका था ये बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। और जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग आप लोग जो है फ्रेंड्स मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कहाँ कहाँ पर में जो है, और इसके अलावा मेरे पास में और भी क्वेश्चन है, बट अभी यहाँ पर में कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन के साथ में छोड़ा जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। ये आंसर आप मेरे को कमेंट में बता दोगे, कल मैं इसको लूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और जो आज पढ़ाया उसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन ले लूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कुलदीप सर की साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन अब वो करवा रहे हैं आप लोगों को, तो जल्दी से जाइए आप सभी के सभी लोग, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग जो है कर सके। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये कराया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। नाउ आप लोग आंसर कर देंगे और मैं कल इसका आंसर आपको बता भी दूंगा। 51% ऑफ के साथ में आप लोगों के साथ में लास्ट मौका है आपके पास में, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा आज और कल के अंदर में परचेस कर लेगा उस बच्चे को जो है वो न्यू और ओल्ड बैच दोनों मिल जाएंगी। ओल्ड बैच न्यू बैच आप लोगों की 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा 21 दिसंबर से, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी से आप लोग कर देंगे। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ओके। और मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। अगर कल वाले सेशन में चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके आप लोग, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।